ओम धन्वंतरय नमः। डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन काफी परेशान करने वाली समस्या पर बात करेंगे। गला, मतलब गले में खराश होना, दर्द या फिर आवाज का बैठ जाना। हम सब ने कभी ना कभी इसे झेला ही है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई एक घरेलू उपाय, जैसे मान लीजिए अदरक का काढ़ा, किसी के लिए तो रामबाण साबित होता है और वही चीज किसी दूसरे की हालत और ज्यादा बिगाड़ देती है। बिल्कुल। और यही असल में हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। हमारा मुख्य सवाल यह है, क्या गले की इन समस्याओं का जो असली कारण है वो शरीर में जलल और पृथ्वी तत्व की अधिकता से पैदा हुआ कफ है, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं, या फिर इसकी जड़ कहीं और है, मतलब आकाश और वायु तत्व की वृद्धि से होने वाली वात की शुष्कता में। और हाँ, हमारी ये पूरी चर्चा आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म की जानकारियों पर आधारित है, जिसका एक ही मूल विचार है, अज्ञानता इज इक्वल टू रोग, ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। तो देखिए, मैं इस पक्ष में हूँ कि गले की लगभग 80% समस्याओं की जड़ हमारी पाचन अग्नि के कमजोर होने में है। इससे क्या होता है कि शरीर में आम रस नाम का एक विषैला पदार्थ बनता है और यही आम रस कफ को बढ़ाकर गले में भारीपन और बलगम पैदा करता है। और मेरा तर्क ये है कि इस कफ केंद्रित सोच के कारण हम एक बहुत बड़े पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो है अत्यधिक सूखापन और गैस से होने वाली समस्याएं, जो वात के बढ़ने का नतीजा है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का इलाज एक दूसरे से एकदम बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए, मैं अपने पक्ष को जरा विस्तार से समझाती हूँ। जब हम गले में भारीपन, गीली खांसी और बलगम की बात करते हैं, तो इसका एक पूरा वैज्ञानिक क्रम है। ऐसा नहीं है कि ये बस अचानक हो जाता है। सब कुछ शुरू होता है हमारी पाचन शक्ति से, जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि कहते हैं। जब ये अग्नि मंद यानी धीमी पड़ जाती है, तो हमारा खाया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है। पचता नहीं है मतलब उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में एक कच्चा, अधपचा, चिपचिपा सा पदार्थ बनता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आम रस कहते हैं। आप इसे एक तरह का जहर समझ सकते हैं। अच्छा, आम रस यानी आमा, जिसे मॉडर्न साइंस में शायद मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स कह सकते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि ये चिपचिपा पदार्थ सबसे पहले हमारे लिवर में पहुंचता है और उसे ठंडा कर देता है। अब एक ठंडा लिवर शरीर से गंदगी को ठीक से बाहर नहीं फेंक पाता। इसके बाद यही आम रस हृदय की गति को भी प्रभावित करता है और आखिर में हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में जाकर जमा हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, फेफड़ों में एक चिपचिपी परत जम गई है, तो ये परत हमारी श्वास नली को संकुचित कर देती है, मतलब उसे सिकोड़ देती है। और यही चिपचिपा रस जब हमारे वोकल कॉर्ड यानी स्वर यंत्र पर आकर जम जाता है, तो आवाज भारी हो जाती है। जब हम बोलने के लिए हवा का दबाव डालते हैं, तो ये बलगम मुंह में आता है और गीली खांसी शुरू हो जाती है। यही है गले की ज्यादातर समस्याओं का मूल विज्ञान। मैं मानता हूं कि आपने जो प्रक्रिया समझाई वो गीली खांसी और बलगम वाले मामलों में बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं कि गले की हर समस्या को इसी चश्मे से देखने लगते हैं, जबकि कहानी का एक दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। बहुत से लोगों को गले की समस्या ठीक इसके विपरीत कारण से होती है, शरीर में आकाश और वायु तत्व की अधिकता। इससे क्या होता है कि वात दोष बढ़ता है और शरीर में अत्यधिक सूखापन यानी रुक्षता पैदा होती है। आप सूखी खांसी और आवाज अटकने की बात कर रहे हैं? हाँ, और ये सिर्फ सूखी खांसी तक ही सीमित नहीं है, इसका भी एक पूरा विज्ञान है। ये समस्या अक्सर उन लोगों में होती है जिनकी प्रकृति वात या पित्त प्रधान है, या जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं। होता यह है कि जब शरीर में पानी की कमी होती है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, या फिर पेट में बनने वाली गैस जब वो नीचे से पास ना होकर ऊपर की ओर उठती है, तो वो एक रॉकेट की तरह सीधे हमारे वोकल कॉर्ड से टकराती है। अच्छा। जी हाँ, ये गैस गर्म और रूखी होती है और ये वोकल कॉर्ड की सारी नमी छीनकर उसे सुखा देती है। अब आप खुद सोचिए, एक गिटार का तार अगर बिल्कुल सूख जाए तो क्या उससे मधुर संगीत निकलेगा? नहीं। उसी तरह सूखे हुए वोकल कॉर्ड की जो गतिशीलता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो खत्म हो जाती है। वो अटकने लगता है और जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो आवाज की जगह सिर्फ हवा बाहर आती है। और इसीलिए आपका बताया हुआ वो अदरक काली मिर्च का गर्म काढ़ा, जो कफ में अमृत जैसा है, इस स्थिति में जहर बन जाता है,
क्योंकि वो शरीर की रुक्षता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप कह रहे हैं कि जो काढ़ा मैं कफ के लिए रामबाण समझती हूँ, वो किसी और की आवाज को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। फिर एक आम इंसान कैसे पहचानेगा कि उसकी समस्या कफ वाली नमी की है या वात वाले सूखेपन की? मतलब लक्षणों में मुख्य अंतर क्या है? यही सबसे जरूरी सवाल है। यहीं पर ज्ञान आरोग्यता बनता है। और लक्षण देखा जाए तो बिल्कुल साफ और अलग हैं। मैं बताती हूँ। कफ प्रधान अवस्था के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। शरीर में एक तरह का भारीपन महसूस होगा, जैसे आपने कोई वजन ओढ़ रखा हो। मुंह में बार बार बलगम आएगा, नींद बहुत ज्यादा आएगी, सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, भूख मर जाएगी और सबसे बड़ा संकेत है मल का पानी में डूब जाना। ये दिखाता है कि शरीर में भारीपन और नमी बढ़ी हुई है। ये समस्याएं अक्सर मौसम बदलने पर, खासकर सर्दियों और बरसात में बढ़ जाती हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि मूल कारण शरीर में बढ़ी हुई ठंडक और नमी ही है। और इसके ठीक विपरीत वात प्रधान अवस्था के लक्षण हैं गले में लगातार सूखापन और खिचखिच बनी रहेगी, जैसे कुछ फंसा हुआ है। कुछ भी निगलने में अटक्कन सी महसूस होगी। खांसी सूखी होगी, जिसमें बलगम या तो होगा ही नहीं या बहुत मुश्किल से जरा सा निकलेगा। और सबसे बड़ा लक्षण बोलते बोलते आवाज का बीच में ही गायब हो जाना। इन लोगों को अक्सर कोई मीठी टॉफी चूसने या एक घूंट पानी पीने से पल भर का आराम मिलता है। ये लक्षण चीख चीख कर कहता है कि समस्या नमी की कमी है, अधिकता नहीं। कॉर्ड में सूजन और रुक्षता पैदा कर देती है। लेकिन एक बात बताइए, अक्सर गले में खराश होने पर ज्यादातर लोग गर्म पानी या चाय ही पीते हैं और उन्हें आराम भी मिलता है। आपकी थियरी तो इस आम अनुभव के खिलाफ जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ एक बहुत बारीक अंतर समझने की जरूरत है। आराम गर्म चीज से मिलता है, रूखी चीज से नहीं। जब आप सादा गर्म पानी पीते हैं तो वो गले को कुछ देर के लिए नमी देता है और वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे आराम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उस गर्म पानी में अदरक, काली मिर्च, दालचीनी जैसी गर्म और रूखी मतलब ड्राइंग प्रकृति की जड़ी बूटियां डाल देते हैं, तो छोटी अवधि के आराम के बाद समस्या और बढ़ जाती है। वो बची खुची नमी को भी सोख लेता है। तो ये आराम एक तरह का धोखा है। समझ गई। इसका मतलब उपचार का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। चलिए, अब समाधान पर आते हैं। अगर समस्या कफ की है, यानी शरीर ने जल और पृथ्वी तत्व बढ़ गए हैं, तो समाधान सीधा है। हमें उसके विपरीत गुणों वाले तत्वों अग्नि, वायु और आकाश को बढ़ाना होगा। इसके लिए सबसे पहला और उत्तम उपाय है उपवास, या जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि मंद पड़ी पाचन अग्नि को आराम मिलता है और वो फिर से मजबूत हो जाती है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि खाना बंद करने से पाचन सुधरता है? बिल्कुल, जैसे किसी थकी हुई मशीन को आराम देने से वो बेहतर काम करती है, वैसे ही साथ में दिन भर गर्म पानी पीना, अदरक, तुलसी, काले मिर्च का काढ़ा लेना, हल्दी नमक के पानी से गरारे करना, ये सब शरीर में बढ़ी हुई नमी और चिपचिपेपन को सुखाते हैं। भोजन में बाजरा और रागी जैसे रूखे अनाज का सेवन करना चाहिए। और सबसे जरूरी, दूध, घी, पनीर, मिठाई और सभी ठंडी चीजों से पूरी तरह परहेज करना अनिवार्य है, क्योंकि ये सभी पदार्थ सीधे सीधे आम रस को बढ़ाते हैं और समस्या को और भी गंभीर करते हैं। एक मिनट, यहां मैं आपको पूरी तरह से रोकना चाहूंगा। जो उपाय आप बता रही हैं वो वात की समस्या वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने जिन भी चीजों का नाम लिया, उपवास, काढ़ा, बाजरा, ये सभी प्रकृति में रूखे और हल्के हैं। वात की समस्या में तो पहले से ही शरीर में वायु और आकाश तत्व की वजह से रूखापन और हल्कापन बढ़ा हुआ है। आपका इलाज तो उस आग में घी डालने जैसा काम करेगा। तो फिर आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण ठीक 180 डिग्री उल्टा है। वात को संतुलित करने के लिए हमें जल और पृथ्वी तत्व को बढ़ाना होगा, यानी शरीर को नमी और पोषण देना होगा। इसके लिए हल्दी और देसी घी वाला गर्म दूध एक बेहतरीन औषधि है, जो गले को स्निग्धता मतलब लुब्रिकेशन देता है। मुलेठी का छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से गले में लगातार नमी बनी रहती है और सूजन भी कम होती है। भोजन में बाजरा, रागी जैसे रूखे अनाज की जगह सामान्य गेहूं की रोटी और घी का प्रयोग करना चाहिए। गरम काढ़े और रूखी चीजों से तो हर हाल में बचना है, वरना आवाज पूरी तरह बैठ सकती है।
ये तो वाकई में दो अलग दुनियाएं हैं। अब एक आखिरी और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अक्सर लोग कहते हैं कि गले में दर्द टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन की वजह से है और एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इस पर आयुर्वेद का विज्ञान क्या कहता है? आप ही शुरू कीजिए, क्योंकि कफ वाले मामलों में इन्फेक्शन ज्यादा आम माना जाता है। हाँ, आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। आप मुझे बताइए, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया कहाँ पनपते हैं? गीले कचरे के ढेर पर या सूखी साफ जगह पर? जाहिर है गीले कचरे पर। ठीक उसी तरह जब गले में चिपचिपा आम रस यानी कफ जमा होता है, तो वो बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण, एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना देता है। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन का असली कारण यही नमी और चिपचिपापन है। इसका समाधान एंटीबायोटिक लेकर शरीर के अच्छे बुरे सभी बैक्टीरिया को मारना नहीं है। असली समाधान है गरारे और काढ़े से उस नमी और चिपचिपेपन को सुखाकर बैक्टीरिया के पनपने का माहौल ही खत्म कर देना। जब उनके रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी तो वे अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपकी बात और आपकी एनालॉजी दोनों में दम है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। गीली जमीन पर कीड़े पनपते हैं, ये सच है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूखी फटी हुई बेजान जमीन में भी दीमक और दूसरे कीड़े आसानी से अपना घर बना लेते हैं? ये एक दिलचस्प नुक्ता है, इसे और समझाइए। देखिए, जब वात के कारण गले में लंबे समय तक सूखापन और सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन रहती है, तो वहां की त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमारी पहली रक्षा पंक्ति है, वो कमजोर और क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये कमजोर और टूटी फूटी सतह भी बैक्टीरिया और वायरस को हमला करने का खुला न्योता देती है। इसलिए इन्फेक्शन का कारण सिर्फ नमी की अधिकता नहीं, बल्कि अत्यधिक सूखेपन से पैदा हुई कमजोरी भी हो सकती है। और यहाँ भी इलाज मूल कारण को देखकर ही तय होगा। अगर सूखे और फटे हुए गले पर आप नमक हल्दी के गरारे करेंगे या रूखा काढ़ा पिएंगे, तो आप उस इन्फेक्शन को और भड़का देंगे। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि गले की उन समस्याओं को समझने के लिए जिनमें बलगम, भारीपन और गीली खांसी प्रमुख है, हमें आम रस की अवधारणा को समझना ही होगा। इसका सही इलाज पाचन अग्नि को मजबूत करने और शरीर में बढ़े हुए जल और पृथ्वी तत्वों को कम करने वाले उपायों में छिपा है। वहीं हमने ये भी देखा कि हर गले की समस्या को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। सूखी खांसी, गले में खिचखिच और आवाज अटकने जैसे मामलों में वात की भूमिका को पहचानना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है। यहाँ उपचार का दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है। शरीर में नमी और पोषण को बढ़ाना ताकि रुक्षता कम हो और गला फिर से स्निग्ध हो सके। अंततः हमारे दोनों दृष्टिकोण इस एक बात पर आकर मिलते हैं कि किसी भी उपाय को आंख बंद करके आजमाने से पहले सही निदान ही प्रभावी समाधान की एकमात्र कुंजी है। आरोग्य भारत के मंच का भी यही केंद्रीय संदेश है कि अपने शरीर के लक्षणों को सुने, उन्हें समझें और ये पहचानें कि आपके शरीर में कौन से तत्व असंतुलित हैं, क्योंकि एक ही समाधान सबके लिए काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते ये याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मंच केवल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। इसे चिकित्सीय सलाह न माना जाए। ये एक सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य आपको ज्ञान के माध्यम से शक्य बनाना है। किसी भी गंभीर या पुरानी समस्या के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना ही सबसे उचित है। हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करें।